व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्ट्रेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। यार एक नया महीना आप लोगों के लिए शुरुआत होने जा रहा है। तो ये जो नया महीना है, इसमें एंट्री करने से पहले आप लोगों को ये देखना है कि जो आप लोगों का लास्ट वाला महीना गया है, वहां पर आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। क्योंकि वो जो गलतियां हैं, वो जो कमियां हैं, वो जो खामियां हैं, वो अगले महीने में रिपीट न हो। यही सबसे शानदार तरीका होता है अपनी लाइफ को इंप्रूव करने का। और ये तरीका अगर आप लोगों ने एक बार फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो अभी तो आप लोग इसको महीने पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फिर आप लोग इसको हफ्ते पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और जब हफ्ते पर इंप्लीमेंट हो जाए तो आप लोग इसको दिनों पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर दिनों पर भी इंप्लीमेंट हो जाए तो आप लोग इसको घंटों पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि पिछले वाला घंटा आप लोग चेक कीजिए कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया है, और फिर आप लोग उसको आगे देखिए कि आगे वाला घंटा कैसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जितना भी ज्यादा आप लोग लो लेवल पर इसको ले जा सकते हैं, घंटे के बाद में मिनट और मिनट के बाद में सेकंड हालांकि ज्यादा हो जाएगा, पर लेकिन अगर आप लोग रियलिटी में अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो ये अपनी जिंदगी का पार्ट बना लीजिए। क्योंकि जिस इंसान ने कभी समय की कदर नहीं की है, तो समय ने भी उस इंसान की कदर नहीं की है। तो जिस दिन आप लोग समय की कदर करना जान गए, उस दिन हर एक इंसान आप लोगों की कदर करेगा। और एक और बात यार बड़ी ही प्यारी यहां पर बोली गई है, अगर हम लोग किसी एग्जाम के लिए अपनी लाइफ में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी एग्जाम को हम लोग बोलते हैं कि यार ये एग्जाम है, या फिर ये टारगेट है, या फिर कुछ और बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारे द्वारा तय किए गए सपने होते हैं। जब हम लोगों ने एक बार सपना तय कर लिया, तो उसी के बारे में बात की जाती है कि जब आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिए तो ठान लिए। यार हम लोगों ने खुद ने डिसाइड किया, तो हम लोगों ने खुद को ही वो अचीव करना है, तो हम लोग खुद को ही धोखा क्यों देंगे उसके लिए। अगर हम लोग को उसको पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, तो हम लोग को वो करना चाहिए। वो सारी चीजें जो आप लोगों के गोल के करीब में लेकर जाती हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। और हर एक वो चीज जो आप लोगों के गोल से दूर करती है, वो सारी चीज आप लोगों को अपने से दूर कर देनी चाहिए। यही तरीका है अपनी जिंदगी में अपने टारगेट के पास पहुंचने का। अगर वो सारी चीज आप लोग इंक्लूड करके चलेंगे जो आप लोग को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप लोग कभी उस जो पोजीशन है उस पर आप लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी आप लोग अपने आप को उस सिचुएशन में देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरी चीजों में आप लोग टाइम वेस्ट करेंगे और आप लोग अपने आप को कहीं और व्यस्त पड़ता हुआ नजर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हर एक नया महीना सोचने के लिए, कुछ करने के लिए मजबूर भी करता है कि हाँ यार एक नई चीज की शुरुआत करते हैं, आओ कुछ नया करते हैं, पुरानी चीजों से सीखकर आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये थी कुछ छोटी मगर मोटी बातें। आई होप कि आप लोगों ने इनको समझा होगा और अपने जीवन में आप लोग इनको उतारोगे। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ यार, टेलीग्राम ये अभी नहीं आया है, रेगुलरली मेल आ रहे हैं मेरे पास में, हर वीडियो के नीचे कमेंट भी आ रहे हैं कई सारे। वीर तालियान नाम का टेलीग्राम है, तब तक आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए जब तक ये रिटर्न आता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है, उसकी वजह से यहाँ पर अभी ये रिकवर नहीं हुआ है। मेल मैंने कर रखे हैं, डेली 2-4 मेल करता हूं, तो देखते हैं कब उनको रिप्लाई आएगा। तो अभी कोई रिप्लाई आया नहीं है जो प्रॉपर तरीके का रिप्लाई होता है, ठीक है। हल्का फुल्का सा ये है कि कांटेक्ट करो फिर से, ये कुछ इस तरीके से चीजें लिखकर, फिर वो सारी चीज जो बताई गई वो लिखकर कांटेक्ट की, तो अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनी है। हो सकता है कोविड-19 के चलते अभी इनके पास भी टाइम ना हो चीजों को देखने का, और जो भी हो सकता है कि कम लोग हों अभी वहां पर ऑफिस वगैरह के अंदर जो ये सारे मेल वगैरह चेक करते हैं, तो कई सारी सिचुएशन हो सकती है। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाकी तब तक आप लोग वीर तालियान का जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए। कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया था कि सर कम से कम 10 दिन की जो पीडीएफ है प्रोवाइड करा दीजिए अभी वहां पर, जो अभी अप्रैल के महीने की पीडीएफ थी, ठीक है। तो मैंने वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर डाउनलोड नहीं करते हैं, सोचते हैं हफ्ते में एक बार डाउनलोड कर लेंगे, तो वो मैंने प्रोवाइड करा दी है। इसी के साथ में जो हमारी रिविजन सीरीज आती है, जो कि आप लोगों की मंथली चल रही है, ठीक है, तो उसकी भी मैंने आप लोगों को जो है वो सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, अगस्त से लेकर जो अब तक की मार्च तक की जो भी है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मार्च, ये सारी आप लोग को 8 महीने की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है। अब आप लोगों की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अप्रैल महीने का कंप्लीट करंट अफेयर आप लोग वहां पर कवर करेंगे, तो वो वीडियो देखिए। जब वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप लोगों को उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को वो फिलहाल मैं वीर तालियान वाले टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये अभी है नहीं है। जब ये आ जाएगा तो फिर सारी चीजें आप लोगों को वहां पर मिल ही जाएगी, पर लेकिन तब तक पर हाँ एक और बात हो सकती है कि ना भी आए, ऐसी भी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, ठीक है। तो जिंदगी रुकेगी नहीं, जिंदगी चलती रहेगी, तो कुछ और ऑल्टरनेटिव देखेंगे। वही है कि एक रास्ता रुकता है तो उन्हें कहते हैं कि ऊपर वाला 1000 रास्ते खोल देता है। तो इसी तरीके से लाइफ को यार हमेशा कभी दिक्कत आती है ना, टेंशन तो लेना ही नहीं है, ठीक है। टेंशन को पेंशन दे दो और जिंदगी को आगे लेकर चलो, ठीक है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में आनी है, ठीक है।
तो ये जो प्रॉब्लम बनी, कंडीशन बनी, उसको साइड में रखते हुए देखिए चीजें अपनी जगह जो सही है, कम से कम लोग कुछ नया सिखाकर जाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक नया तरीका सिखाकर जाएगी कि अगर किसी की हेल्प करनी है तो इस तरीके से करनी है ताकि उसका खामियाजा उस तरीके से ना भुगतना पड़े जैसे यहां पर भुगता है। क्योंकि उस टाइम पर जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी वो कई सारे बच्चों के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर रिक्वेस्ट की गई थी, तब मैंने वो सारी पीडीएफ वगैरह और वो सारी जो न्यूज़पेपर वगैरह की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई थी, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, पर लेकिन इन्होंने भी हिम्मत मारी कि बच्चे तो देखे या ना देखे, डाउनलोड करें या ना करें, इन्होंने भाई साहब 4-4, 5-5 साल पहले जाकर चीजें देख डाली कि कब कौन क्या क्या कर रहा है। तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो इसको कहते हैं डेडिकेशन। सीखो कुछ इनसे, आप लोग भी इसी तरीके से देखो कुछ चीजें, ठीक है, कि लाइफ में जो भी करना है उसको अच्छे से करना है। तो आइए टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है, काफी कुछ शानदार यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पर लेकिन उससे पहले क्विज है, आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो के अंदर कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। इसी के साथ में वीडियो के एंड में जो लास्ट डे होता है उसका मैं रिवीजन कराता हूं, उसको जरूर रिवीजन करके जाया कीजिए, उससे लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। जो वर्कर्स डे, इसको इंटरनेशनल लेबर्स डे के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो यहां पर ये 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यहां पर आप लोगों को ये बताना है कि ये और कई नाम से इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है कौन कौन सा नाम है और जिसके द्वारा इसको इस नाम से इसको पुकारा जाता है, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है, अगर बात करें द वर्ल्ड ऑफ, जो यहां पर इसकी थीम की बात की जा रही है, द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड द, तो यहां पर क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये इसकी थीम है, तो ये थीम आप लोग को कंप्लीट करनी है। अभी आप लोग जो पीडीएफ यूज करते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। जो पीडीएफ आप लोग यूज करते हैं, इसकी पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो अब सोच लो, कौन सी देर हो गई तो एक बार और सोच लो। तो यहां पर जो पीडीएफ है, इसके जो फाउंडर है, ठीक है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। इन फाउंडर के द्वारा बेसिकली ऐसा सोचा गया कि यार कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको आसानी से ट्रांसफर किया जा सके, एक इंसान से दूसरे इंसान पर भेजा जा सके। तो डिटेल में इनकी कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जानकर आप लोगों को खुशी होगी और कई स्टोरी आप लोगों की जो एक ऐड हो जाएगी किसी को बताने के लिए भी। VBM, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। बेसिकली VBM है क्या, यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की एक ऐसी एक्सरसाइज है या फिर एक ऐसा प्रोग्राम बोल सकते हैं या फिर एक ऐसा तरीका बोल सकते हैं जिससे बहुत सारे कोविड-19 जो जिन जिन देश में हुआ तो हमारे देश के नागरिक वहां पर फंस गए, तो उनको निकालने का प्रोग्राम है ये VBM। अब आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो नाम बताइए इसका क्या है। अगर बात करें पोलिस लॉयर, पोलिस यानी कि पोलैंड की बात की जा रही है, जिनके द्वारा जीनोसाइड जो टर्म है वो यहां पर इजाद की गई। जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, ठीक है। तो ये 1943 में इनके द्वारा ये बेसिकली इसके बारे में बात की गई थी। तो कौन थी वो महान पर्सनैलिटी जिनके द्वारा जीनोसाइड के बारे में बात की गई? यूएसए यानी कि अमेरिका के बारे में बात की जा रही है। यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि मास किलिंग देखने को मिली थी एक कंट्री के अंदर में, उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है, तो उसको जीनोसाइड का करार दिया गया, जो 1915-1916 में देखने को मिली। अब तक यहां पर इसको जीनोसाइड नहीं बोला जाता था, पर लेकिन अभी जो बाइडेन जो है उनको ये चीजें गवार नहीं पड़ रही थी, तो चीजों पर प्रेशर बनाने के लिए तुर्की के ऊपर, जिसको आज के दिन में तुर्की उस टाइम पर ओटोमन एम्पायर का ये पार्ट हुआ करता था, तो यहां पर ये बताना है कि कंट्री कौन सी है जिसके ऊपर ये जीनोसाइड किया गया। WMA, तो WMA की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया 1997 में यहाँ पर। और ये जो मिसमैच होती है आज के दिन में, जो पेमेंट होती है या फिर जो रिसिप्ट होती है उसके बीच में अगर कोई मिसमैच होती है तो इसको बोलते हैं यहाँ पर WMA, ठीक है। तो ये उस मिसमैच को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, वैसे आप लोग समझेंगे तो जानेंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको MIT के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इसके द्वारा FOSS4GOV, ठीक है। तो ये बेसिकली हैशटैग जो इनोवेशन चैलेंज यहाँ पर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो FOSS है क्या, इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 49 यानी कि 49 देखने को मिली। किसके अंदर? ये है यहाँ पर चैडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। तो चैडलर गुड गवर्नमेंट जो इंडेक्स है यहाँ पर ये एक जो एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, इसके द्वारा ये रिलीज किया गया। इसका भी नाम चलिए आप लोग बता दीजिए। तो ये सारा तमाम माल जो है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर इसको आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो टकटकी लगाकर वीडियो को देखना। तो हमारी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने वाली है, अपनी पेटी आप लोग बांध लीजिए। आइए आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। वर्कर्स डे, इंटरनेशनल डे आप लोग इसके यहां पर बोल सकते हैं। बेसिकली इसको 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये इंटरनेशनल लेबर्स डे के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं, और वैसे इसको लेबर डे या फिर एक इंपॉर्टेंट है, इसको मे डे के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कहीं मे डे लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोग इसको समझना कि हाँ इसी के बारे में बात की जा रही है।
तो ये एक तरीका ट्रिब्यूट पे करता है जो भी वर्कर है सोसाइटी में, चाहे वो किसी भी एरिया में काम क्यों नहीं करते हैं। इवन हमारे जो किसान भाई बहन है वो भी वर्कर कैटेगरी में आ जाती हैं। आप लोग के घर पर जो साफ सफाई करने वाले आते हैं, इवन जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, जो दूध वाले होते हैं, या फिर कोई भी आप लोग को दूसरा, जैसे कि आज के डेट में जो ऑर्डर आप लोग डिलीवरी के लिए आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो वाले वर्कर की बात कर लीजिए, कोई ऑटो वाला है, जो भी जहां पर भी जिस लेवल पर काम कर रहे हैं, वो हर एक वर्कर जो कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर किसी भी ऐसे इंसान के बारे में आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो उनको ट्रिब्यूट एक तरीके से पे करने की कोशिश की जाती है, ऐसा कोई डे सेलिब्रेट करके, जो यहां पर ये प्रोवाइड करता है जो लेबर्स है उनको, कि देयर राइट टू वर्क फॉर ओनली 8 आवर ए डे। कई बार ऐसा देखने को मिलेगा, नॉर्मली बोल तो देते हैं कि 8 घंटे काम करने हैं, पर लेकिन इसमें कई बार काम नहीं चलता है। दूसरों को तो क्या बोलूं मैं यहाँ पर जब आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ काफी टाइम लग जाता है इसमें, तो ये कई सारे घंटे निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, फिर आप लोग मेल पढ़ना, वो सारी चीज चलती रहती है। ठीक है, पर लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग कहीं काम कर रहे हैं, ये मैं काम की तरीके से नहीं देखता हूँ, इसमें तो मैं मजे करता हूँ, बेसिकली मुझे मजा आता है। ठीक है, पर लेकिन अगर कहीं काम करें किसी पर्टिकुलर कंपनी में, कहीं आप लोग जा रहे हैं, तो वहां पर ये बोला जाता है कि फोर्स नहीं किया जाए। एक तो है कि एंजॉय करके इंसान कर रहा है, एक है कि उसको फोर्स किया जा रहा है कि ये काम तुमको करना ही करना है। तो जहां पर फोर्स आ गया वहां पर काम में मजा नहीं आएगा। तो यहां पर 8 घंटे होना चाहिए, अगर कोई अपनी इच्छा से करना चाहता है तो फिर उसके ऊपर उसको छोड़ दो। तो ये बेसिकली बात की जा रही है। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि किसी काम को लिए किसी का फोर्स नहीं करना चाहिए। तो ये जो डे है इसको इंडिया के अंदर लेबर्स डे के नाम से, या फिर अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, यानी कि एक तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस हिंदी में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर कामगार दिन के नाम से भी इसको जानते हैं। जो थीम है यहाँ पर ये बोला गया है, द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड द कोविड-19 पेंडेमिक। देखिए कोविड-19 जो है ना वो आज के दिन में कॉमन बन चुका है, क्योंकि कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पर इसका इंपैक्ट न देखने को मिल रहा है। तो इसलिए सिक्योरिंग वर्कर इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द अचीवमेंट विद इन कंपनी। तो ये थीम इसके यहां पर रखी गई है कि कैसे हम लोग को वर्कर को सिक्योर करना है। और खास कर देखिए कई सारी कंपनी ऐसी है जिन्होंने लोगों को निकाला भी, पर लेकिन फोकस ये रहता है कि इस टाइम पर कम से कम लोगों को न निकाला जाए, जब इस टाइम पर उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डे है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले तो जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को बोला था उसके बारे में आप लोग याद रखिए, इसको बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो आप लोग किससे पूछ सकते हैं कि पीडीएफ सेंड करना, कि अच्छा पीडीएफ तब सेंड करूंगा, पहले इसकी फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्टेबल मतलब जो ले जाने लायक। ठीक है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट एक फॉर्मेट तो बनाया गया इनके द्वारा, तो इसको बेसिकली इसका नाम दिया गया पीडीएफ का। ठीक है, तो जो यहाँ पर इसके आविष्कारक थे जिनका नाम था चार्ल्स गेस्चेक, तो यहाँ पर रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई। ये को फाउंडर थे यहाँ पर, आप लोगों ने सुना होगा एडोब का नाम, आप लोगों ने सुना होगा, तो जो एडोब है उसके को फाउंडर थे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मेट है जो कि इनके द्वारा बनाया गया था। तो 21 साल की उम्र में अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई कैलिफोर्निया के अंदर में। तो ये जो पर्सनैलिटी है एक अमेरिकन बिजनेसमैन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिनके द्वारा यहाँ पर ग्राफिक और जो पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब जो इंक है उसके साथ में जो मिलकर काम करने वाले जो इंसान थे उनका नाम है जॉन वान गोग। ठीक है, तो ये इनके एक तरीके से मिलकर इनके साथ में द्वारा ये कंपनी स्टैब्लिश की गई थी। अगर बात करें यहां पर एडोब जो क्रीक इसके बारे में, तो इसका नाम बेसिकली जो इसका नाम रखा गया ये एडोब क्रीक से इसका नाम लिया गया। ठीक है, जो 40.2 माइल लॉन्ग नॉर्थवर्ड फ्लोइंग स्ट्रीम है यहाँ पर, ये जो कि ओरिजिनेट होती है ब्लैक माउंटेन से। ब्लैक माउंटेन कहां पर, यूएसए के अंदर में। तो यहां से जो स्ट्रीम है जो फ्लो करती है उसी के नाम पर इसका नाम निकाल कर लाया गया कि यार चलो एडोब रखते हैं इसका नाम। तो जो पीडीएफ है यहाँ पर, ये पीडीएफ जो आप लोगों को देखने को मिलता है तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नॉर्मली आप लोगों को भी बोलते हैं ना जरा सी देर में सर पीडीएफ सेंड कर दो। ठीक है, तो ये जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, तो ये जो पीडीएफ है ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट है, इजीली एक्सेसिबल रहता है, आराम से आप लोग पढ़ पाते हैं, आप लोग आराम से इसको यूज कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मिलियंस ऑफ जो है लोग आज के दिन में अक्रॉस द वर्ल्ड ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। इसी के साथ में रिज्यूमे वगैरह हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, या फिर जो कोई भी तरीके से आप लोग फ्लाइट और रेलवे टिकट्स वगैरह हो गए, वो भी सारे आप लोगों को पीडीएफ में देखने को मिल जाते हैं कई बार। और अपने लेक्चर की पीडीएफ जो है वो भी आप लोगों को पीडीएफ में मिलती है सारी, जो कि आप लोग डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो वान कोक थे उनके द्वारा स्प्रेड किया गया, बेसिकली एक तरीके से उनके द्वारा चीजों को आगे लेकर चला गया। और ये जो प्रोजेक्ट रखा गया इनके द्वारा इसका नाम था यहाँ पर कैमलोट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट था यही आगे चलकर यहाँ पर ये इस चीज का आविष्कार यहाँ पर ये कर पाए। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट का भी आप लोग नाम याद रखेंगे यहाँ पर, ये है कैमलोट प्रोजेक्ट। एम यही था कि कुछ ऐसा फॉर्मेट तैयार किया जाए ताकि इजी एक्सेसिबल रहे, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर आराम से इसको यूज किया जा सके। ठीक है, तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों को चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये बात की जा रही है वंदे भारत मिशन के बारे में। वंदे भारत मिशन
तो ये मिशन जरूर याद रखिएगा। जब कोविड-19 की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में त्रासदी मची हुई थी, तो हमारे बहुत सारे जो भाई बहन हैं, बहुत सारे बाहर रहते हैं, तो उनको कैसे अपने देश में वापस लाना है, ये तरीका खोजा गया। तो इसके चलते ये मिशन स्टार्ट किया गया कि सबको रिटर्न लेकर अपने देश में आना है। तो यहां पर लॉकडाउन लगा, तो उसके चलते यहां पर चीजें स्टार्ट हुई। तो लार्जेस्ट जो वर्ल्ड में कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया गया अपने देशवासियों को निकालने के लिए दूसरे देश में से, तो ये था वंदे भारत मिशन। ठीक है, तो वंदे भारत मिशन जो है ये फेज 10 है, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक जो शेड्यूल है यहां पर ये, तो ये 31 अक्टूबर तक बोला जा रहा है ऑपरेट करेगा अभी आगे। फिर आगे अगर सिचुएशन सुधर जाती है, अगर खुदा ना खास्ता सिचुएशन जो है वो आगे गलत ना हो, अगर चीजें सुधर जाएं तो फिर चीजें जो है रुक जाएंगी। ठीक है, तो याद रखना वंदे भारत मिशन बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं कितने सारे लोगों को बैठा बैठा कर वापस लाया गया। ठीक है, और ये है वो पर्सनैलिटी जो कि पीडीएफ के फाउंडर हैं, तो इनका भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। ये जो बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट यानी कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके से एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बिटवीन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको सीसीआई आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में क्या काम करता है, कंपटीशन को मेंटेन रखने का काम करता है। ऐसा ना हो कि कल को पता चला मार्केट में एक ही प्लेयर रह जाए, बस वही अपनी मनमानी चलाए, जितना पैसा चाहे उतना वो पैसा मांगे, तो ये दिक्कत नहीं देखने को मिले। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर इकोनॉमिक डिफेंस ऑफ ब्राजील। तो ये दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। इनका दोनों का पर्पज क्या है, दोनों का पर्पज बेसिकली यही है कि एक तरीके से जो चीजें हैं उसको थोड़ा सुधारा जा सके। एक कंपटीशन के बारे में अगर बात करें तो सेक्शन 18 जो है कंपटीशन कमीशन एक्ट, तो इसके बारे में बात करें यहां पर, तो ये बेसिकली एंटर करता है एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के साथ में, जिसमें फॉरेन कंट्री है उसका बेसिकली अगर कोई फॉरेन कंट्री है तो पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी, तो अपनी ड्यूटी कैसे डिस्चार्ज कर रही है, फंक्शन अंडर दिस एक्ट, यानी कि ऐसा भी ना हो कि कोई फॉरेन कंट्री आकर अपनी मनमानी चला रही है। ठीक है, तो एक कंपटीशन बना रहना चाहिए, तो उसके चलते यहां पर चीजें फोर्स में आती है, यानी कि हमारी कंट्री, हमारा देश, कोई और कंपनी आकर यहां पर मजे ले रही है और फिर अपनी मनमानी चला रही है, वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। ये बात की जा रही है यहां पर यूज करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म जो कि साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया, कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात की जाती है, जो एक प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं यहां पर SARS-CoV-2 से। SARS-CoV-2 से प्रोटेक्शन जो ऑफर करते हैं, फ्यूचर में कोई स्ट्रेन आएगी उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। आखिर ये है क्या, आप लोग ये समझ रहे होंगे, इसको समझाता हूं। बेसिकली अभी रिसेंटली एक न्यू वैक्सीन के प्रोटेक्शन की बात की गई, जो न्यू वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन है इसके बारे में बात की जा रही है। डॉक्टर स्टीवन एल यहां पर ये है जैनचन। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के जो हेल्थ साइंटिस्ट हैं, तो यहां पर इनके द्वारा भी ये बोलेगी कि हम लोग जो वैक्सीन बना रहे हैं वो इस तरीके से बना रहे हैं कि कोविड-19 का कोई सा भी वेरिएंट क्यों ना आ जाए, उसकी हम लोग पीट पीट कर मार मार कर धज्जियां निकाल देंगे। आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक बेसिक चीज पर काम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो टारगेट करेगी जो वायरस है उसका स्पाइक प्रोटीन, जिसको फ्यूजन पेप्टाइड आप लोग बोलेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर ये इंपैक्ट डालेगी। यानी कि जैसे आप लोग देखते हैं, मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे कोरोना वायरस के जो वर्जन देखने को मार्केट में मिल रहे हैं। ठीक है, ये iPhone 12 हो गया, iPhone 15, 17, 18, तो इस तरीके से कोरोना वायरस के वर्जन है। तो कोरोना वायरस के जो वर्जन है उसमें जो बेसिक प्रोटीन है उसके अंदर में, उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, जो कि अब तक जितने भी वायरस बन गए हैं, जितने भी वर्जन बन गए हैं, सब में वो प्रोटीन कॉमन है। तो एक तरीके से यूनिवर्सल है अमंग ऑल द कोरोना वायरस, तो उस वाले प्रोटीन पर इंपैक्ट डालेंगे जिसकी वजह से कोरोना वायरस जो है वो घुटनों पर दम तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो मोस्ट वैक्सीन जो है वो डेवलप की जा रही है एंटायर स्पाइक प्रोटीन को कंट्रोल करने के लिए, पर लेकिन ये स्पेसिफिक फोकस कर रहे हैं जो मैंने बोला ना अभी यहां पर, तो यहां पर ये बेसिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, पर्टिकुलर चीज पर इंपैक्ट कर रहे हैं, जो कि यहां पर सब में जितने कोरोना वायरस है जिनमें ये कॉमन पाया जाता है। तो इसलिए अगर इसको यहां पर वो मार दे पाए तो ये वाला कोरोना वायरस या फिर आगे आने वाला कोई कोरोना वायरस आएगा तो ये सबको पकड़ पाएंगे। यानी कि ये वो चीज है जो कोरोना वायरस के अंदर चेंज नहीं हो रही है। तो इसके चलते यहां पर ये एक सही तरीका आप लोग बोल सकते हैं जिसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और पहली जो न्यूज थी वो ब्राजील के बारे में थी। तो ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री देखने को मिलेगी। ब्रासीलिया इसकी कैपिटल है, जो आप लोग एग्जैक्ट मैप में देख सकते हैं। तो जो ब्राजील है साउथ अमेरिका के अंदर, ब्रासीलियन रियल इसकी करेंसी है, और यहां पर ब्रासीलिया ये आप लोग दिखते हैं कैपिटल ये होगी, और ये है पर्टिकुलर कंट्री। अमेजन रिवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमेजन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, तो सबसे बड़ा पोर्शन इसका आप लोगों को ब्राजील के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। री जनेरियो का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, आप लोगों ने ओलंपिक के बारे में भी पढ़ा होगा कई बार। तो री जनेरियो के अंदर कौन से नंबर का ओलंपिक हुआ था, क्या आप लोगों को याद है, और किस ईयर में हुआ था, चलिए ये बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात की जा रही है, एक ओवरव्यू में आप लोगों को दे दूंगा, मैंने हालांकि इसके बारे में आप लोगों को बताया था।
अर्मीनियन जीनोसाइड। अर्मीनिया एक कंट्री है, उसमें जीनोसाइड के बारे में बात की जा रही है। और ये जो जीनोसाइड किया जा रहा है, ये जीनोसाइड किया गया यहाँ पर बेसिकली जो कंट्री है तुर्की के द्वारा, ठीक है। तो ये तुर्की हो गई, यहाँ पर ये अपनी कंट्री होगी, और यहाँ पर ये हो गया अर्मीनिया, ठीक है। तो यहाँ पर जीनोसाइड किया गया इसके द्वारा, तुर्की के द्वारा। तो उस टाइम पर तुर्की को तुर्की नहीं, बेसिकली ओटोमन एम्पायर के नाम से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो जीनोसाइड किया गया यहाँ पर इनके द्वारा, ये इसको अभी यहाँ पर डिक्लेयर किया जा रहा है 24 जो अप्रैल है यहाँ पर अर्मीनियन जीनोसाइड रिमेम्बरेंस, यानी कि जो ये जीनोसाइड स्टार्ट किया गया था वो इस दिन स्टार्ट किया गया था, फिर आखिर चला काफी लंबे समय तक। तो यूनाइटेड नेशन जो है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन आर्टिकल 2, तो यहाँ पर ये अगर इसके बारे में बात करें तो जीनोसाइड क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना किसी का पार्ट या फिर कंप्लीट नेशन को, किसी कम्युनिटी को, किसी रेशियल ग्रुप को या रिलीजियस ग्रुप को कंप्लीटली वेनिश कर देना, फिनिश कर देना, वहां से खत्म कर देना। तो बहुत सारे लोग ही जान गए यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो राफेल लिम्किन है यहाँ पर, इनके द्वारा इसका टाइटल दिया गया इसको जेनोसाइड, कि इसको जेनोसाइड बोलेंगे, इसको नरसंहार बोलेंगे अगर कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो आप लोग बोलोगे सर इसको आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो 1915 की बात है। अब इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, यूएसए के नए प्रेसिडेंट आए 46 प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप के बाद में ये जो प्रेसिडेंट चुनकर आए, इनके द्वारा ये बोला गया कि अर्मीनिया के अंदर जो भी ओटोमन एम्पायर यानी कि ओटोमन तुर्क के द्वारा जो हरकतें की गई हैं वो जीनोसाइड था। उसमें ये माना था कि 1.5 मिलियन लोगों की जान चली गई। हालांकि जो यहाँ पर ये 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग बोले गए, इसको तुर्की एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बोला कि इतना नंबर यहाँ पर नहीं था। तो यहाँ पर उस टाइम पर जो ये जीनोसाइड देखने को मिला, अभी इसको इसलिए भी एक्सेप्ट किया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि तुर्की के ऊपर इंपैक्ट यानी कि प्रेशर डालना चाहता है अमेरिका, क्योंकि तुर्की जो है आज की डेट में वो कहीं ना कहीं रसिया के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कंडीशन देखने को मिल रही है। अर्मीनिया जो है वो कई सारी कंट्री से गुहार लगा रहे हैं और कई सारी कंट्री इसको रिकॉग्नाइज भी कर चुके हैं, लगभग 30 कंट्री, कि हाँ ये नरसंहार था। पर तुर्की बोल रहा है कि करवा लो, क्या करवाओगे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तुर्की का ये मानना है। क्योंकि आज के दिन में अगर बात करें, तुर्की जो है वो काफी हद तक रसिया और चाइना के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। पर लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, ये नेटो की, जो कि रसिया यानी कि यूएसएसआर उस टाइम पर हुआ करता था, उसके खिलाफ बनाई गई थी। तुर्की उसका पार्ट होते हुए भी ये रसिया के खेमे में जा रहा है और उससे S-400 सिस्टम इसके द्वारा खरीदा गया। S-400 जो है एक तरीका एयर डिफेंस सिस्टम है जो इसके द्वारा यहां से खरीदा गया, तो इसकी वजह से यहां पर बात की जा रही है। तो तुर्की के द्वारा एक्नॉलेज की जाए यहां पर जो एट्रोसिटी है कि हाँ भाई साहब कुछ गलत तो हुआ था, ठीक है। तुर्की ये बोल रहा है कि देखो यार गलती तो हुई थी, ठीक है, पर लेकिन आप लोग इसको जीनोसाइड बोल देंगे तो ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो नंबर आप लोग दे रहे हैं ना, ये इतना नंबर नहीं था, तो इसको जीनोसाइड देकर ये इस तरीके की हरकतें न करो, इनके द्वारा ये बात बोली गई है। अब आप लोग बोलेंगे सर इंडिया क्या बोल रहे हैं, इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि अर्मेनियन जीनोसाइड जो है वो सही है अपनी जगह, जो भी है आप लोग कुछ भी बोलते रहिए उसको, क्योंकि हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी है कि किसी कंट्री के अंदर ज्यादा इंटरफेयर करना नहीं है, ठीक है। तो अपने फायदे के लिए देखनी है चीजें, पता चला दूसरे के कमेंट करके अपनी जिंदगी बर्बाद करनी, अपनी कंट्री की जो है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो चीजें देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि फिलहाल की गवर्नमेंट कर रही है, पहले भी गवर्नमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा, हम लोग ज्यादातर किसी कंट्री के इंटरनल मैटर में हम लोग इंटरफेयर करते ही नहीं है। तो एक अच्छी पॉलिसी लगती है एक तरीके से कि दूसरे की चीजों में ज्यादा न बोले, इसीलिए हम भी बोलते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कुछ हो रहा है ज्यादा तो उसके अंदर कोई इंटरफेयर न करे, ठीक है, डोमेस्टिक मैटर को ध्यान में रखते हुए। तो इंडिया डज नॉट हैव एनी डोमेस्टिक लॉ, हमारी कंट्री में कोई ऐसा भी नहीं है कि डोमेस्टिक लॉ है, यानी कि लोकल कोई लॉ बना रखा है जीनोसाइड के ऊपर। पर लेकिन यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है ऑन जीनोसाइड, उसको हम लोगों ने रेटिफाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोगों से स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि इंडिया जो है ये यूएन का जो कन्वेंशन है जीनोसाइड उसको रेटिफाई नहीं किया है, तो आप लोगों से कंफ्यूजन में डालने की ऐसी कोशिश की जा सकती है, इसीलिए इंडिया ने अब तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो यूपीएससी आप लोगों की भावनाओं के साथ में खेलता है, ठीक है। तो फिर बोलते हो सर क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। हमारी जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई जगह से अपने हाथ खींच रही है और उनमें से एक एरिया ये भी है। अभी पावर ग्रिड जो है, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जैसे आप लोगों को बोलो कि एसएलवी कोई ट्रस्ट बनाने की बात की जा रही है, तो उसमें आकर किसी ने किसी से इन्वेस्टमेंट बोला जाए कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, तो हम अपनी कंट्री में जिनके पास में एजुकेशन नहीं है उनको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, या फिर जिनके पास में बिल्कुल भी हेल्प नहीं है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके पास में कुछ पैसा है उससे थोड़ा पैसा ले लिया जाए ताकि दूसरों को हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके, तो वो वाली अप्रोच देखने को मिलती है। तो ये फंडा क्या है बेसिकली यहां पर, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में तो पैसे खत्म हो चुके हैं, या फिर जहां से जो कोई मुझे पैसे दे रहा था ये काम करने के लिए उसने पैसे देने बंद कर दिए। बिल्कुल इसी के पैटर्न पर आप लोग समझ सकते हैं इसको।
इसका मतलब क्या हो गया कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको बोला गया है अभी रिसेंटली कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आप लोग यहां पर बनाइए, जिसको पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का नाम दिया गया है। इसको गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली क्या बोला गया है, गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम पैसा नहीं देंगे, आप लोग अपना पैसा मार्केट से उठाओ, खर्च करो और एंजॉय करो। तो पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट है यहां पर, ये फर्स्ट टाइम यहां पर स्टेट ओन एंटिटी जो है वो मोनेटाइज करने जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट थ्रू आउट जो यहां पर INVIT, यानी कि ये याद रखिएगा INVIT गए यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये यहां पर बोला गया कि दिस इज, यहां पर ये बोला गया दिस विल बी ओनली द थर्ड INVIT जो हमारी कंट्री में जो लिस्टेड की जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर में। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर बेसिकली पहले जैसे IRBI, INVIT और इंडियन ग्रिड ट्रस्ट यहां पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है पब्लिश की गई। अभी यहां पर ये एक और बनने जा रही है। तो सेंटर ने ये बोला है कि बेसिकली यार देखो पैसा आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव फंडिंग उठा सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करो, अपनी फंडिंग उठाओ, जो जो भी आप लोग की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करो। तो बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी न रखो, यानी कि हमसे पैसा न मांगो। जैसे स्टेट को बोल दिया ना कि आप लोग क्या करो, दवाई जो है वो आप लोग ये खरीद कर लेकर आओ और अपने एरिया में जो 18 से लेके 45 साल के बीच के जो लोग हैं उनको आप लोग दवाई दो। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न इनके द्वारा यहां पर फॉलो जा रहा है कि आप लोग ये खर्चा जो है अपना अपने आप उठाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में से आप लोगों ने हो सकता है कि कुछ ने इन्वेस्टमेंट भी किया हो, तो ये बिल्कुल ऐसे होता है एक तरीके से इनेबल करता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी फ्रॉम इंडिविजुअल और जो इंस्टीट्यूशन है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप या फिर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम लोग भी यहां पर अपना एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिटर्न्स ठीक मिलेंगे। तो बेसिकली यहां पर उस तरीके से सोचकर तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं ये स्मॉल पोर्शन जो होता है उसको यहां पर बेसिकली एज ए यहां पर जो स्मॉल पोर्शन ऑफ द इनकम एज ए रिटर्न के तौर पर यहां पर देखने को मिलता है। तो ये मॉडिफाइड कर सकते हैं एक तरीके से जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसका देखने का तरीका, यानी कि लोग बाग जो है जो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वहां से डिपेंडेंट न होकर मार्केट से पैसा उठाए। तो उसके बेस पर यहां पर ये चीजें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में। क्रिएट करने से क्या क्या फायदे होंगे, एक तो इनकम जनरेट होगी, दूसरा ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसेट्स है उसको आप लोग आगे बढ़ा पाएंगे, जैसे कि रोड हो गया, पावर ट्रांसमिशन हो गया, लाइन बिछाना रेलवे वगैरह, दूसरी बिजली के लिए गैस पाइपलाइन ETC, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें प्रॉपर वे में काम करती हुई नजर आएंगी इसके हेल्प से। आप लोग बोलेंगे कि ये कितने लंबे समय तक यहां पर बेसिकली अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं तो कितने लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो ये 15 से 20 साल तक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, पूछा जाएगा कि इसको रेगुलेट कौन करेगा, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। तो सिक्योरिटी जो हमारी कंट्री में इसको सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट रेगुलेशन जो बेसिकली 2014 का है उसके हिसाब से इसको रेगुलेट किया जाएगा। और कई सारी बातें बोली गई, कौन कौन होगा, एक तो यहां पर ट्रस्टी देखने को मिलेंगे जो रेस्पॉन्सिबल होंगे एक तरीके से परफॉर्मेंस सही चल रही है नहीं चल रही है, स्पॉन्सर होंगे जो प्रमोट करने वाले होंगे कंपनी के अंदर में, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होंगे जो चीजों को देखेंगे किस तरीके से क्या चीजें रही है, प्रोजेक्ट को मैनेजर करने वाले होंगे। तो यहां पर ये एक तरीके से जो लिस्टेड और ट्रेडेड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यहां पर तो प्रोवाइड करेगी एक तरीके से लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है मार्केट में, यानी कि पैसा मार्केट में आएगा और मार्केट में पैसा आएगा तो जनता के हाथ में पैसा जाएगा। तो इस तरीके से इनके प्रोजेक्ट में ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी, ये बात यहां पर बोली जा रही है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पता रहता है तो चीजें अच्छी रहती हैं, ठीक है। आइए राज्य के बारे में हम लोग बात करते हैं और राज्य की जो ये न्यूज है यहां पर जो बात की जा रही है बेंगलोर मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में, बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अभी यहां पर बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रही है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो ये नहीं होते स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं बड़े मजे लेते हैं। एक मैं देख रहा था, उसने बोला कि मैं मुंबई में था तो मुंबई में जो है यहाँ पर बोला कि मेट्रो आ रही है, तो हमने बोला कि हमने तो यार पुरानी करके फेंक भी दी। तो वो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कहीं चीज़ें आती है, कहीं पर चीज़ें ऑलरेडी यूज़ की जाती हैं। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें तो अलग अलग एरिया में मेट्रो बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर आप लोगों से कोई पूछ ले अगर इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन कि मेट्रो आखिर क्यों बना रहे, इतना सारा खर्चा जो किया जा रहा है उससे फायदा क्या देखने को मिल रहा है। इससे अच्छा तो हम लोग रोड बना ले, इतनी रोड में इतने सारे गड्ढे पड़े हैं, बहुत सारी रोडें टूटी पड़ी हैं, उनको बना ले। तो आप लोग इसके बारे में क्या जवाब दोगे अगर इंटरव्यूअर जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि मेट्रो वगैरह यूज करने से क्या फायदा है, ठीक है। इसका जवाब दीजिए, देखता हूं कौन कौन के आंसर देते हैं। बेंगलुरु जो है यहां पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, अगर इसके बारे में बात करें तो यहां पर बात की जा रही है कि कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया यहां पर बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2A। यहां पर बेसिकली जो बेसिकली सेंटर सिल्क बोर्ड जंक्शन है से लेकर यहां पर KR पुरम, ठीक है। फेज 2 भी रहेगा यहाँ पर KR पुरम से लेकर ये एयरपोर्ट वाया ये है यहाँ पर हेबल जंक्शन, ठीक है। तो टोटल मिलाकर लगभग 58 किलोमीटर की ये ट्रैक बनाने वाले हैं और 14,788 जो करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होने वाले हैं, ठीक है। तो कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर ये अप्रूवल दे दिया गया है। ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर ये बेसिकली जो अर्बन एरिया है
जो बेंगलुरु के अंदर उसको कनेक्ट करेगा। आखिर होता क्या है, जैसे आज के दिन में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि बिना मेट्रो के आप लोगों को चलना है तो आप लोग कैसा फील करेंगे, वो भी दिल्ली के अंदर तो फंस जाएंगे, पता नहीं कहां कहां पर जाम लगा हुआ मिलेगा। तो कई घंटे का रास्ता हो सकता है, 1 घंटे का रास्ता आप लोग कई घंटों में तय करें। तो मेट्रो जो है उसको इसीलिए दिल्ली की लाइफलाइन बोला जाता है कई बार। तो इसी तरीके से बेंगलुरु सिटी भी है, इन्वेस्टमेंट वहां पर बेसिकली आज के दिन में इतना ज्यादा हो चुके हैं, चीजें बढ़ रही हैं, तो इसके चलते यहां पर इंटेंसिव डेवलपमेंट हुआ है। तो वो जो डेवलपमेंट हुआ है उसके चलते यहां पर काफी ज्यादा भीड़ भड़ाका रहता है, काफी सारे लोग वहां पर आप लोग को जॉब करते हुए नजर आते हैं। तो उससे बाहर निकला जाए, एक तो ये फोकस रहता है। इंक्रीज करने की बात की जा रही है नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल, तो ये बढ़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट व्हीकल आ रहे हैं लोगों के हाथ में, तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिल रही है, रोड जैम हो जाता है। इसी के साथ में हैवी कंस्ट्रक्शन जो सिटी के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है, उसके चलते भी जो चलने में दिक्कत देखने को मिल रही है। मेट्रो रहेगी तो कहीं जमीन के अंदर तो कहीं जमीन से ऊपर, तो इससे दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो मेट्रो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर एक तरीका इनोवेशन है, जो कन्वेंशनल अर्बन सिस्टम है, अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर रहेगा तो आप लोग देखेंगे एक गाड़ी रहेगी, उसमें कितनी सीट रहेंगी, उसमें ज्यादातर कितने लोग आ सकते हैं। पर लेकिन मेट्रो में आजकल में दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं 8 कोच आप लोग लगा देते हैं, और इतनी फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर ये चलती है, तो उसकी चलती से बहुत सारा पोल्यूशन भी कम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जाम तो लगेगा नहीं, मेट्रो रुकी खड़ी है। कोई अलग दिक्कत ही बन गई तो अलग बात है, वरना नॉर्मल तरीके से मेट्रो आप लोग देखना फर्राटे से जाती है, ठीक है। तो खासकर जो लोग ऑफिस में जाना चाहते हैं, ऑन टाइम जाना चाहते हैं, कोई पेपर देने चाहता है, कोई बीमार है वो जाना चाहते हैं, तो यहां पर कहीं ऐसा नहीं होगा कि यहां पर दिक्कत होगी, तो आराम से आप लोग पहुंच सकते हैं। बाकी का यहां पर अगर कोई ऐसा है जो विकलांग है, कोई और दिक्कत है, कोई बीमार है, उसको भी आसानी से उसके लिए फैसिलिटी रहती है यहां पर आराम से, जो कि बस वगैरह में दिक्कत हो जाएगी। अगर मेट्रो है तो उसमें आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये भी एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय दीजिएगा। बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। यहां पर बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर अभी बात की जा रही है वेज एंड मीन्स एडवांस के बारे में। तो वेज एंड मीड एडवांस जो स्कीम है उसमें बेसिकली यहां पर फोकस किया जा रहा है 51,560 करोड़ रुपए फॉर ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी अप टू द सितंबर 2021, ठीक है, ताकि कोविड-19 की कंडीशन के चलते चीजों को सुधारा जा सके। तो ये तो सही है, चलो आरबीआई ये काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा किसके द्वारा यहां पर ये बेसिकली एक तरीका इंटरिम यहां पर चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग आरबीआई याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करने की बात की जा रही है। चलिए, तो हो गई नॉर्मल बात, अब थोड़ी काम की बात करते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसका मतलब क्या है और कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये बेसिकली 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि लाया गया, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात की जाए यहां पर, ये एक तरीके से यहां पर फोकस ये करता है कि एक तरीके से जो मिसमैच है, मैं आप लोगों को बोलूं कि इनपुट इतना है भाई साहब, आउटपुट इतना है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं 15 घंटे और पढ़ाई हो रही है लगभग इतना कि कोई बैठकर उसको 1 घंटे में कर देगा, तो मिसमैच हो गए तो बोलेंगे यार सुधारो इसको, ये गलत काम है। तो इसी तरीके से अगर कोई रिसिप्ट यानी कि पैसा जो आ रहा है, ठीक है, तो वो तो आ रहा है मान लीजिए 15 रुपए, ठीक है, खर्च आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर कितना 20 रुपए, तो 5 रुपए आप लोग गैप में चल रहे हैं। तो ये जो इस तरीके की रिक्वायरमेंट है जो मिसमैच चल रही है उसकी वजह से जो एक कमी होती जा रही है, तो वो मिसमैच को फुलफिल करने का काम करेगी यहां से, ठीक है। 5 रुपए आप हमसे ले लो, ठीक है। तो कई बार गवर्नमेंट जो है वो दिक्कत में आ जाती है, काफी सारा मिसमैच हो जाता है। कोई ऐसी आपदा आ गई मान लीजिए, जैसे कई बार कोविड-19 की अगर बात कर ले, कोई सुनामी, कोई साइक्लोन, कोई बाढ़ आ गई, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट जो है वो यहां पर हेल्प लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, इमीडिएट कैश की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है। पर लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसके चाचा का लड़का नहीं है या फिर इसका कोई रिश्तेदार नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि पैसा तो हम तुझे दे देंगे भैया, जो पैसा तुम हमसे लोगे ना 90 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न कर देना, और रिटर्न करने के बाद में जो इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर फ्री में भी नहीं देंगे। पैसा हम लोग तुमको हेल्प करने के लिए दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में पकड़ा देंगे। तुमको यहां पर रेपो रेट के ऊपर एक इंटरेस्ट देना होगा, जो कि बेसिकली रेपो रेट के इक्विवेलेंट आप लोगों को इंटरेस्ट यहां पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात इनके द्वारा बोली जाती है। अब ये सारे कार्यक्रम जो होते हैं ये किसके तहत होते हैं? ये सेक्शन जो 17 है, 17 का 5 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का 1934, वो यहां पर ये काम करता है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर उनको पैसा दिया जा सकता है, पर लेकिन वो रीपे उनको करना पड़ेगा, ठीक है। नो, यहां पर बात की जा रही है नोट लेटर देन द 3 मंथ, यानी कि 90 दिनों का टाइम पीरियड दिया जाता है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर पैसा लेती है तो उसको रिटर्न करना ही करना पड़ेगा, और रेपो रेट पर यहां पर काम करना पड़ेगा। रेपो रेट बेसिकली वो रेट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए मनी देता है जब बैंक्स को, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे यहां पर ये क्या करते हैं, ये यहां पर गवर्नमेंट को भी देता है कि बैंक को तो मैं दे ही रहा हूं, चलो तुम भी ले लो, पर लेकिन रिटर्न कर देना भाई साहब, ये मत बोलना कि हम नहीं देंगे, ठीक है। बाकी वो जो देना लेना हो तो इनकी आपस की बातें हैं, पर लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। तो वेज एंड मीन्स जो एडवांसेस है यहां पर, अगर 90 दिनों से आगे बढ़ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बदतमीजी कर देती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो इंटरेस्ट रेट और जो भी आप लोग पे कर रहे हैं रेपो रेट, तो उस पर 2% और ज्यादा आप लोगों को पे करना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर 2% और लगा दिया जाता है। ये एक तरीके की पेनल्टी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। मैं बोलूं यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ काम कर रहे हैं, और आप लोग बोलो कि हाँ पैसे तो दे देंगे सर, पर लेकिन इतना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है,
कि हाँ कितने दिन तक मैं बोलूँ कि यार 1 महीने में दे दूंगा, आप लोग बोलेंगे कि 1 महीने में दे देना, तो 1 महीने बाद अगर नहीं दिया गया तो आप लोग बोलेंगे सर 2% और लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि लेट हो गए, ठीक है, हमने भी किससे लेकर ही आपको दी थी, हेल्प की थी बस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चुकाना है, टाइम पे चुकाना है, अगर नहीं चुकाया गया तो पेनल्टी लगेगी। तो वेज एंड मेड जो एडवांसेज है यहाँ पर ये सेंटर के लिए डिसाइड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई मिलकर डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक देने वाला है यहाँ पर लोन, दूसरा लेने वाला है। तो ऐसा तो है नहीं कि तीसरे से पूछेंगे जाकर कि बता देना है कि नहीं देना है, ठीक आदमी है कि नहीं है। वो तो तब होता है जब आदमी जानता नहीं है सामने वाले को कि बता यार इसको पैसे देना है कि नहीं देना है, थर्ड पर्सन को ले लेते हैं, पता चला लेकर भाग गया बीच में। तो ये बात की जा रही है। अगर बात करें हायर लिमिट प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो आरबीआई जो है वो विदाउट बोरोइंग, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहां पर बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके से आरबीआई ये बोलते हैं कि मार्केट से मत लो यहां पर, ठीक है, तो आप लोग हम ही से ले लो, मार्केट से मत उठाओ, क्योंकि मार्केट में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर बात करें स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के बारे में बात की जा रही है, तो जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को WMA के बारे में बात की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसी तरीके से स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए होती है, ठीक है। तो यहां पर इनको जो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट जो होता है एक तरीके से यहां पर इनको बेसिकली प्रोवाइड कराया जाता है, इस तरीके से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के लिए। पर लेकिन इसके लिए टर्म एंड कंडीशन अलग अलग है। जैसे कोविड-19 की दवाई के लिए ना सेंटर को किसी और रेट में मिलेगी, स्टेट को किसी और रेट में मिलेगी। तो यहां पर अगर आप लोगों को प्रोवाइड कराना है तो देखिए आरबीआई को ना विश्वास नहीं है राज्य के ऊपर। आरबीआई बोलता है कि अगर तुमको पैसा चाहिए, पैसा जितना चाहिए हम तुमको उतना ही पैसा देंगे, पर लेकिन उसके बदले में तुमको कोलेटरल देना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है बोलते हैं कि भाई साहब हमारा कलेजा रख लो, निकाल कर और क्या करोगे, तो यानी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में तुमको देना पड़ेगा, तभी देंगे। पता चला कल को तुम दिवाले निकल गए तो हमारा क्या होगा। तो उसके चलते यहाँ पर इनको बेसिकली ये कोलेटरल कुछ ना कुछ अपना रखना पड़ता है। यहां पर कोई भी जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं वो रख सकते हैं। आफ्टर स्टेट यहां पर अगर एग्जॉस्ट हो जाता है लिमिट जो भी एसडीएफ के अंदर जो रखी गई यहां पर, तो ये नॉर्मल WMA जो है यहां पर, ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा। एग्जॉस्टेड द लिमिट ऑफ एसएफए इट्स गेट द नॉर्मल WMA, यानी कि वेज एंड मीड एडवांस उसको मिल जाएगा जब ये वाले लिमिट अगर एग्जॉस्ट कर लेंगे, इतना पैसा था उसमें पूरा ले लिया। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 1% लेस होता है रेपो रेट से, इतना यहां पर ये दया कर लेते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास में वैसे भी ज्यादा साधन नहीं है, तो थोड़ी सी दया हो जाती है यहां पर कि चलो थोड़ा कम दे दो पर लेकिन आप लोग अपना गुजारा कर लो। तो ये यहां पर आरबीआई के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये पूरी प्रक्रिया है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, तो आप लोग सब जानते हैं, जो कि बात करिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये ओन किया जाता है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कई सारे बच्चे देखिए बोलते हैं कि सर साइंस और टेक्नोलॉजी को जो है वो आप लोग नहीं न्यूज पढ़ाते हो, ठीक है। यार अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, आप लोग PDF उठाकर देख लीजिए, मुझे लगता है कि शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं न्यूज आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये गलत बात है, आप लोग थोड़ा सा चीजों को देखा कीजिए, क्योंकि इस तरीके से चीजें बोलते हो तो फिर मुझे लगता है कि यार मैं मतलब पढ़ा रहा हूं पर फिर भी ऐसी चीजें आ रही हैं। कुछ ऐसी चीजें जो मैं नहीं कर रहा हूं उसके ऊपर कमेंट किया जाता है तो समझ में आता है, जो चीजें ऑलरेडी कर रहा हूं तो उसको देख लिया करो। इसका मतलब ये कि क्या देखते ही नहीं हो कि क्या पढ़ा रहा हूं क्या नहीं, बस वीडियो खोल के बंद कर दी। चलिए जो भी है यहां पर अगर बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको MIT के नाम से भी आप लोग जानते हैं, उसके द्वारा FOSS फॉर गोव इनोवेशन यहां पर देखने को मिला। तो ये FOSS क्या है, तो FOSS यहां पर है ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि एक तरीके से जिसको सब यूज कर सकें, ऐसा नहीं कि बस यहां पर किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है यहां पर, इट डजंट मीन कि सॉफ्टवेयर इज कॉस्ट फ्री, यानी कि ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट फ्री है। जो टर्म फ्री है ये इंडिकेट करती है कि सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव कंस्ट्रेन और कॉपीराइट, यानी कि वहां पर कोई कॉपीराइट का मुद्दा नहीं है, जिसे टेलीग्राम पर चल रहा था ना, तो डाला तो मैंने इसीलिए था कि मैंने आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, कॉपीराइट का कोई मुद्दा रहता नहीं है यूट्यूब की तरीके से यहां पर, तो मैंने लगा कि मैंने कहा चलो डाल देते हैं, पर लेकिन कंडीशन उल्टी फंस गई यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्री रहेगा, फ्री नहीं रहेगा, पर लेकिन जो कंटेंट इसके ऊपर होगा उसके ऊपर कॉपीराइट का इश्यू नहीं आएगा। तो ये है इसका मतलब यहां पर बोलने का। तो जो मींस का मतलब है सोर्स कोड सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए है यहां पर, ये एनीवन, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहां पर यूज कर सकते हैं, इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, आप लोग स्टडी कर सकते हैं या फिर मॉडिफाइड कर सकते हैं, तो ऐसा भी यहां पर अलाउ किया जाएगा। यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं कि जैसे ग्रुप है आप लोग जिसमें आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं, आप लोग कई सारे वहां पर क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं, तो मैंने वहां पर आप लोगों को फ्री हैंड दे रखा है
कि आप लोग जैसे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोग वहां पर अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, आप लोग वहां पर क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, आप लोगों को लगता है जो पढ़ाई के अच्छे लिए कोई मटेरियल है वो लोग पोस्ट कर सकते हैं, पर वहां पर किसी चीज का प्रमोशन पोस्ट मत कीजिएगा। जैसे ऐसा ना कई बार कुछ बेचने लग गए वहां पर कि ये खरीद लो वो बेच लो, तो वो हरकतें मत करो वहां पर। तो इसलिए यहां पर मैंने आप लोगों को फ्री हैंड दे रखा है, वरना वहां पर मैं क्या कर सकता हूं, जैसे टेलीग्राम पर नॉर्मली करता था मैं, अब वहां पर वो चैनल था उस पर बस मैं ही पोस्ट कर सकता था पीडीएफ वगैरह, आप लोग डाउनलोड कर सकते थे। पर लेकिन जो वीर तालियान वाला टेलीग्राम है वहां पर क्या है, आप लोग भी पोस्ट कर सकते हैं, आंसर वगैरह आप लोग लिख सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन दे रखा है। तो ये एक तरीके से फ्री हैंड आप लोगों को दे रखा है, पर लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आप लोग यूज कर सको, पर लेकिन उसका मतलब नहीं मिस यूज। कई बार कई उल्टी सीधी चीजें पोस्ट करते हैं कई सारे बच्चे, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से फ्री हैंड प्रोवाइड कराया जा रहा है यूज करने के लिए। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, ये बोले कि सॉफ्ट, ये बोले कि कॉस्ट फ्री नहीं है, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर वहां पर कुछ पैसे रख दिए जाए कि हाँ इसको ज्वाइन करो तभी आप लोगों को अलाउ किया जाएगा, तो वो हो गया। पर लेकिन मैंने उसकी कॉस्ट फ्री कर रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, यानी कि समझिएगा क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि जो चीज आप लोगों को मिल रही है वो उसका मतलब ये कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी ने अपनी कॉस्ट लगाकर आप लोगों को दी है वो फ्री में, इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री में है। यानी कि जैसे कि अगर आप लोग कोई सामान, अगर आज के डेट में गवर्नमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराती है राशन, तो राशन जो है वो गेहूं प्रोवाइड करा रही है, तो किसानों से खरीद कर गेहूं लाकर वो आप लोगों को दे रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि फ्री है, वो फ्री आप लोगों को मिल रहा है, पर लेकिन रियलिटी में गवर्नमेंट पे कर रही है। कोविड-19 की दवाई के बारे में ऐसे ही बात करें, तो जो फ्री मिलता है वो इनडायरेक्ट वे में वो कोई और पे कर रहा होता है उसके लिए, तो ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो उसी के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन कॉपीराइट कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा इसके ऊपर कोई भी। तो जो अलाउ करेगा जो पीपल को कंट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे मैं आप लोग को अलाउ करता हूं कि आप लोग भी पोस्ट कर सकते हैं वहां पर अपनी चीजें, तो ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। मान लीजिए कल को कोई ऐप बनाया जाए या फिर वेबसाइट बनाई जाए, तो मैं उसको इस तरीके से रखूं, मैंने कहा जो भी आप लोगों को लगता है इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, आप लोग उसके हिसाब से इसके अंदर काम कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें यार, बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए मोटी मोटी चीजें क्या है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। यहां पर बात की जा रही है गुड गवर्नेंस के बारे में। गुड गवर्नेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि अच्छा शासन, ठीक है। तो यहां पर हमारी जो रैंक रही है 49 रही यहां पर गुड गवर्नेंस के बारे में, और यहां पर जो चैंडलर गवर्नमेंट जो चैंडलर गुड गवर्नमेंट जो इंडेक्स है उसके बारे में बात की जा रही है, जिसको CGGI के नाम से आप लोग बोलते हैं। तो जो गवर्नमेंट जो बेसिकली गुड गवर्नेंस के बारे में बात करें तो अप्रोच होती है एक तरीके से जो कि क्रिएट करने के लिए एक तरीके ऐसा एनवायरनमेंट जिससे कि जस्टिस रहे, पीस रहे, एक तरीके से जो एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके इंडिविजुअल के जो राइट है और सिविल लिबर्टी बनी रहे। तो इसका बेसिक तरीका ये होता है। जो यहाँ पर चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सिंगापुर के अंदर में, जिसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। टोटल मिलाकर 104 है, 104 में से हमारी रैंक जो आ गई वो आ गई यहाँ पर 49, ठीक है। तो ये हमारी रैंक देखने को मिल रही है। ओके, तो ये जो 49 रैंक निकल कर आई यहाँ पर, बाकी की किस किस की रैंक क्या क्या है, तो यहाँ पर फिनलैंड के द्वारा तो टॉप किया गया, इंडिया की 49 है, श्रीलंका की 74 है, पाकिस्तान की 94 और नेपाल की 92 आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री की जो रैंक है वो काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इंडिया के जो इनिशिएटिव है गुड गवर्नेंस के लिए, जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स हमारी कंट्री में क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से डायरेक्ट, किसके द्वारा यहाँ पर ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है उसके द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में स्टेटस ऑफ गवर्नेंस कंट्री के अंदर डिटरमाइन की जाती है इसके अंदर। तो इसके चलते यहाँ पर एक्सेस किया जाता है क्या क्या इंपैक्ट है, वेरियस जो इंटरवेंशन है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के, उसको चेक भी करने की कोशिश की जाती है। गुड गवर्नेंस डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था हमारी कंट्री के फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे रिलेटेड है। यहाँ पर ये क्रिएट करने का काम करता है अवेयरनेस अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर और सिटीजन के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में अगर बात करें तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू चीजें प्रोवाइड कराना ताकि आसानी से सबके पास में पहुंच सके। मान लीजिए मैं कुछ भी इंटरनेट पर डालता हूं तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि यार ये उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए नहीं है, ये बस बिहार के बच्चों के लिए है, ये जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए नहीं है, ये बस उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु के बच्चों के लिए है। तो ऐसा तो नहीं होता, वहां पर वो सबके लिए एक्सेस है। जिसने भी टेलीग्राम डाउनलोड किया हर एक इंसान जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यानी कि वो इक्वली एक्सेस मिल जाते हैं, इफिशिएंटली वहां पर ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि क्या क्या चीजें हैं किस तरीके से हैं। और कई बार ऐसी चीजें होती है, मान लीजिए कुछ चीज मैं खरीद कर लेकर आया, ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर यार ये जो चीज है ये बहुत महंगी है, ठीक है, मेरे पास मतलब खरीदा नहीं मतलब खरीदना चाहते हैं उसको और वो आप लोगों को प्रोवाइड करानी है, तो मिलजुल कर सारे खरीद लेते हैं फिर यूज कर लेंगे। हालांकि वो चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं क्योंकि जो उसको बेचता है उस पर कॉपीराइट आता है, क्योंकि एक तरीके से फ्री में हो जाती है दूसरों के लिए। उसी के ऊपर तो टेलीग्राम उड़ा अभी है। मुझे लगा कि ये किताबें जो है मैंने खरीद रखी थी बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं, तो वही है कि जोर का झटका धीरे से लग गया तो उड़ गया वो टेलीग्राम। तो बेसिक जो नीड है यहाँ पर ये उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अगर आगे बात की जाए तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है 2005 का, ये भी एक तरीका है जिसके चलते ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाती है गवर्नेंस के अंदर में।
और बाकी ये जो सेटिंग की गई नीति आयोग की, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, लोकपाल, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इसी एरिया में काम करती नजर आती है। तो इसीलिए हमारी कंट्री की जो रैंक है वो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इनसे बेटर है, क्योंकि हम लोगों ने इस फील्ड में काफी काम किया है। बाकी फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, ये न्यूजीलैंड और कनाडा, ये टोटल टॉप 10 कंट्री आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। ये कंट्री के नाम आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर कि कौन कौन किस किस फील्ड में क्या कर रहा है। अपनी रैंक जरूर याद रखना, उसको मत भूल जाना इनके चक्कर में। ठीक है, वो कहते हैं दूसरों के चक्कर में अपने आप को नहीं भूलना है। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में यहां पर बात करते हैं। ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये यूएसए के और इंडिया के बारे में बात करें तो यूएसए के द्वारा सपोर्ट की बात की जा रही है इंडिया को कोविड-19 की वैक्सीन और वो सब चीजों के लिए। तो कई सारी चीजें जिसमें यहां पर हम लोग को सपोर्ट मिल रही है। तो टेलीफोन पर बात की गई हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा, तो उसके चलते चीजें आगे निकल कर आ रही है। ठीक है, तो इसके चलते जो सिचुएशन है यहाँ पर, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज है इंडिया के अंदर में कोविड-19 के साथ में फाइट करने के लिए, तो यूएसए से हेल्प मिल रही है। अर्लियर 2020 में इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर यूएसए को हेल्प की गई थी वैक्सीन में, और यूएसए भी यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, इंडिया और यूएसए। इंडिया के द्वारा डिस्कस किया गया यूएसए के साथ में जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो उसको रिलैक्स करने की बात करते हैं, जो ट्रेड रिलेटेड जो बेसिकली एस्पेक्ट्स एंड द जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये चीजें हैं, यानी कि जिस इंसान का इसके ऊपर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसको कम किया जाए, क्योंकि आज के डेट में वैक्सीन जो है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, सबको मिल जाए, कम से कम कोई भी इंसान कम से कम इतना प्रोवाइड करा दो ताकि खरीद सके। मान लीजिए जैसे आज के डेट में आप लोग कोई जैसे कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते थे, वहां पर 1.5 लाख फीस ली जा रही है। ठीक है, तो आज की डेट में वही सब चीजें अगर कोई आप लोगों को 5-5, 6-6 हजार, 10-10, 11-11 हजार में प्रोवाइड करा दे, तो वो उसी लेवल का कंटेंट होना चाहिए, यानी कि पर कंटेंट में क्वालिटी डिक्रीज कर दी, नहीं, उसी लेवल का होना चाहिए। तो इससे वो लोग भी कम से कम पढ़कर क्लियर कर आईएएस या फिर जो भी जॉब लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे, कम से कम जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं थे अब तक का। ठीक है, अब तो चीजें ऑनलाइन है, अब से मान लीजिए 2-3 साल पहले अगर आप लोग जाएंगे, ये सारी चीजें ऑनलाइन नहीं मिल पाती थी ज्यादातर। ठीक है, ये आप लोग 2015-16 के बाद की बात कर लीजिए, उससे पहले ये सारी चीजें ऑनलाइन इस तरीके से नहीं थी, जो इतना आसान हो गई कि देश में किसी भी कोने में बैठकर आप लोग अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 1995 में जो एग्रीमेंट था, जो कि एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है, उसको हार्मोनाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी के साथ में इंश्योर करता है कि ऑब्लिगेशन की मेंबर कंट्री फॉलो करें, इंश्योर करता है मिनिमम प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो आईपी जो राइट्स हैं ये सप्लाई करते हैं, बेसिकली अगर कोई वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आईपी लग जाता है यहां पर, तो उसकी एक तरीके से उसके ऊपर उसकी रॉयल्टी आती है। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई दवाई बनाई, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी उसको बनाने में, और फिर मैं बोलूं ये दवाई जो है अब मैं आप लोगों को 5,000 रुपए का एक डोज दूंगा। ठीक है, पर लेकिन कई सारे बच्चे बोलने लगे कि सर 5,000 रुपए तो ज्यादा हो जाएगा इस दवाई के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये बेसिकली इसको कम कर दो। तो फिर अगर इसको बोला जाए कि इसको कम से कम 500 की रेंज में लेकर आओ, 500 भी ज्यादा लगे कि 50 की रेंज में कम से कम इसको लेकर आओ, कि 50 तो कम से कम सब अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर 100 रुपए रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि बिल्कुल लो लेवल पर इसको लेकर आ जाना ताकि सब अफोर्ड कर सकें। तो वो तभी होगा जब सामने वाला अपनी रॉयल्टी छोड़ दे, सामने वाला ये पैसा कमाने की उसमें ना पड़े कि पैसा नहीं कमाना है, पर लेकिन हाँ इतना तो मिल जाए उसको कि उसने जो लगाया है उसका वो खर्चा निकल जाए। अगर वो खर्चा भी उसका नहीं निकल रहा है तो फिर उस चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर तो वो ये कि अगर लोग जो है मेहनत ही नहीं करेगा कोई, अगर उसको उसका इनपुट का आउटपुट नहीं मिलेगा, तो ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप लोग भी मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद में कोई जॉब करना चाहेगा, पर लेकिन आप लोगों ने पता चला बीटेक कर दी, बीटेक में आप लोगों ने 5, 6, 7, 8 लाख रुपए लगा दिए और जॉब मिल रही है कहीं पर 10,000 रुपए की, 5,000 रुपए की। ठीक है, तो उससे क्या लगता है कि यार ये तो बड़ा ही एक अलग तरीके का माहौल हो गया। हालांकि आज के डेट में तो इतनी भी मिल जाए तो कंडीशन जो है वो भी काफी बड़ी है, क्योंकि लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही है। तो अगर 5-6 हजार का भी कहीं काम मिल जाए उसको आप लोग फॉलो जरूर कीजिए, ताकि अपना जेब खर्च निकलता रहे और घर वालों के ऊपर बर्डन न पड़े। तो मिशन मैत्री के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में कोवैक्स और क्वाड वैक्सीन के बारे में बात की गई। मैत्री का तो बेसिक फंडा यही था कि हम लोग दूसरी कंट्री की हेल्प कर सके, पड़ोसी देश की, पर लेकिन फिलहाल हम ही को हेल्प की जरूरत है। इसी के साथ में इंश्योर करने की बात की जा रही है ओपन चेन रॉ मटेरियल। हमारी कंट्री में दवाइयां बनती तो है, पर लेकिन दिक्कत पता है क्या है यार, दिक्कत यह है कि रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम लोग बाहर की कंट्री से खरीद कर लेकर आते हैं, तो इसलिए ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो कम से कम हम लोग को लेना पड़ेगा, उसके बारे में फोकस देना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में रिक्वेस्ट की जाती है कि सप्लाई ऑफ 7 एसेंशियल जो आइटम्स हैं अर्जेंट बेसिस पर, ऑक्सीजन जो भी कंटेनर है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हो गए, ऑक्सीजन जनरेटर हो गए, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हो गए, जो रामदेव सिविर दवाइयां हैं। ठीक है, इसी के साथ में फेविपिराविर जो बेसिकली है, इसी के साथ में जो यहाँ पर टोसिलाइजोम, ये बेसिकली ये सारी रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री में कोविड-19 को टैकल करने के लिए अर्जेंट बेसिस पर। तो इनकी जो बेसिकली सप्लाई प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो कई सारी कंट्री, सिंगापुर जो यूके है, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, यूके, रसिया, चाइना, ये सब जो है अभी हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है।
कोई दवाइयां भेज रहा है, तो कोई यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर से रिलेटेड चीजें भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं हमारी कंट्री की, हमारे देश की हेल्प करने के लिए। तो माइंड में क्लैरिटी अगर रहेगी तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं, खासकर आज के टाइम के पॉइंट ऑफ से बात करो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हिंदी में बोले तो इसका मतलब फसल विविधीकरण, ठीक है। तो फसल विविधीकरण का मतलब क्या है कि मान लीजिए आज के डेट में आप लोग खेत में गेहूं लगाते हैं, तो गेहूं के अंदर यार कुछ सरसों के दाने भी डाल दो, तो एक तरीके से क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन हो गया उसी एरिया में, ठीक है। इसी के साथ में अगर हो सकता है कि वहां पर आप लोग चावल की खेती कर रहे हो, पर लेकिन पानी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर चावल की खेती छोड़कर आप लोग कोई दाल दलहन या फिर कोई गेहूं वगैरह वो वाली खेती करना स्टार्ट कर दो, जिसमें 24 घंटे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो एडिशनल न्यू क्रॉप्स यहां पर होनी चाहिए ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर में, ताकि जो चीजें हैं उसको ढंग से चेक किया जा सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक और बात की जा रही है, कोई किसान है अपने खेतों में काम कर रहा है, खेत में से इतना उसका रिटर्न आ ही नहीं रहा है कि वो अपना पेट पूजा कर सके, ठीक है। तो उसको कम से कम साइड में कोई अपना एक पशु रख लेना चाहिए, दूध देने वाली कोई गाय भैंस, तो जिससे कि दूध निकले, उस दूध को बेच सके, या कोई मुर्गी पालन का काम कर लेना चाहिए, जिससे कि अंडे वगैरह बेचकर अपना काम चला सके। इसी के साथ में कोई दूध की डेयरी वगैरह वो इस तरीके से चीजें खोल लेनी चाहिए। तो यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ में कुछ और भी बिजनेस काइंड ऑफ चीजें उसको ऐड कर लेनी चाहिए, ताकि एक चीज के ऊपर डिपेंडेंसी न भी रहे। कल को पता चला दिक्कत हो गई, यहाँ पर मानसून सही नहीं है, कोई और पानी वानी या फिर कोई बीमारी लग गई क्रॉप में, खुद की कोई बीमारी हो जाती है, तो कैसे काम चलेगा। तो वो वाली चीजों को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि और चीजें अच्छे से मिल सके, ठीक है। तो मार्केट जो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री चीजें देखने को मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि एक चीज तो मिल रही है, उसके पैरेलल में कुछ और मिलना स्टार्ट हो जाए। आप लोग मान लीजिए जॉब तो कर ही रहे हैं, साथ में छोटा सा और कहीं काम करने स्टार्ट कर दो, तो वहां से आप लोगों को 20,000 रुपए मिल रहे हैं, जॉब आप लोगों ने करने स्टार्ट कर दी, 5-7 हजार रुपए यहां से मिलना स्टार्ट हो गए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया इसमें, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो मेजर क्रॉपिंग जो सिस्टम है हमारी कंट्री में, तो सीक्वेंशियल आप लोगों को क्रॉपिंग देखने को मिलेगी, मोनोक्रॉपिंग देखने को मिलेगी, इंटरक्रॉपिंग देखने को मिलेगी, और मिक्स्ड क्रॉपिंग देखने को मिलेगी। तो ये जो पैटर्न है इनको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, किस किस एरिया में कैसे कैसी चीजें कर रहे हैं। तो वो तो सही है, पर लेकिन एनिमल हस्बेंड्री या फिर एनिमल एग्रीकल्चर भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि फार्मिंग के बारे में बात करें तो एनिमल केयर फार्म आप लोग लगा सकते हैं, कैटल डॉग सीप या हॉर्स वगैरह, इनके आप लोग मिलकर इनको लेकर आप लोग साथ में चल सकते हैं। कोई और पर्टिकुलर एरिया में आप लोग काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो ब्रांच एग्रीकल्चर की उसको और अच्छे से लेकर चलने की बात की जा रही है। रीजन क्या है इसका ऐसे बोलने का यार, रीजन इसका ये है कि आज की डेट में मैक्सिमम जो किसान है ना 2 हेक्टेयर से नीचे है, यानी काफी लो लेवल जमीन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें दुनियादारी नहीं चल पाती है, घर में बच्चों को पढ़ाना, बीमारी, सब चीजें इंसान नहीं टैकल कर पाता है। क्रॉपिंग पैटर्न डाइवर्स रहेगा तो अच्छी खासी थोड़ी इनकम वहां से बढ़ेगी, ठीक है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बेटर होगा अगर चीजें चलेंगी, कभी अप्स डाउन हो गए प्राइस में, तो कम से कम एक और चीज है ऑल्टरनेटिव। मिटिगेट करने की बात की जा रही है नेचुरल कैलेमिटी, कल को बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, कुछ और क्लाइमेट चेंज वगैरह, वो दिक्कत देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द जो इंडियन पॉपुलेशन है वो सफर कर रही है मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से। तो अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा कि आप लोग दूसरी पल्सीज, ऑयल सीड वगैरह, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल, दुनिया भर की अगर खेती दूसरी भी करनी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी देखने को मिलेगा चीजें सुधरेंगी, इंप्रूव होगी सॉइल हेल्थ। एक ही खेती लगाए जा रहे हैं तो उससे सॉइल की हेल्थ बेकार हो जाती है। डाइवर्सिफाइड क्रॉप करेंगे तो सॉइल की हेल्थ भी आप लोगों को इंप्रूव होती नजर आएगी। तो ये सारी बातें यहां पर बोली गई हैं। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताना कि ये सही है या फिर गलत है। अगर कि किसान के बच्चे हैं आप लोग, तो ये सारी चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह की चीजें याद रखना। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। अभी मैं आप लोगों को रिव्यू करूंगा, फिर उसके बाद में रिवीजन करेंगे। वो चीजें जरूर देखा कीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इंपॉर्टेंट डे के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने बात की, 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज यहाँ पर, पोर्टेबल वोटेबल, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। बाकी इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर कोविड-19 से रिलेटेड कुछ चीजें भी जानी, ठीक है। ब्राजील वगैरह मैप वगैरह में देखी, ठीक है। तो मैप भी देखिए, मैं कई सारे आप लोग कवर करते रहता हूं, तो इनको भी आप लोग कंटिन्यूअस देखते रहा कीजिए, ठीक है। जो भी है रिवीजन करते रहिए। इंटरनेशनल न्यूज में अर्मेनियन जिनोसाइड के बारे में हम लोगों ने समझा। नेशनल न्यूज में पावर ग्रिड जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, कौन इसको टैकल कर रहा है, सारी बातें जानी। स्टेट न्यूज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बेंगलोर मेट्रो जो रेल प्रोजेक्ट के बारे में जानी। इकोनॉमी के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने बात की, और वेज एंड मीन्स जो स्कीम है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानी। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने यहां पर बात की, FOSS के बारे में, जिसको बोलते हैं यहां पर क्या, इसको बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। रिपोर्ट एंड इंडेक्स के बारे में बात करें तो गुड गवर्नेंस, ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन में यूएसए और इंडिया क्या क्या काम कर रहे हैं और कैसे कौन कौन और हेल्प कर रहा है वो हम लोगों ने समझा डिटेल में, और कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या चीज आ रही है। एग्रीकल्चर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये था डिस्कशन। आइए अब इन क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्कर्स डे के बारे में बात की जा रही है और किस नाम से पुकारा जाता है,
थीम क्या है यहाँ पर, पीडीएफ के फुल फॉर्म और इसके फाउंडर का नाम बताना है, वीबीएम की फुल फॉर्म बताइए, पोलिस जो लॉयर हैं जिनका जो जीनोसाइड बताया गया था उनका नाम वाला बताइए, ओटोमन के जो द्वारा ओटोमन तुर्क के द्वारा किसके ऊपर जीनोसाइड किया गया था, WMA क्या है इसकी फुल फॉर्म बताइए, FOSS क्या है ये बताइए, कौन सी प्राइवेट एजेंसी है जिसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली चैडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स तैयार किया था, जिसमें हमारी रैंक 49th है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली किसके बारे में, ये बात की, सॉरी यहाँ पर अप्रैल नहीं आ गया, मई आएगा। ठीक है, मई आएगा। ओके, पहले मैंने डिस्कस कर दिया। अप्रैल के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो ये बेसिकली 30 अप्रैल का जो है इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आयुष्मान भारत दिवस कहां से डेटाबेस इकट्ठा होता है, कौन सी राज्य गवर्नमेंट के द्वारा अनुशासन पखवाड़े के बारे में बात की। ठीक है, यहां पर बताना है कि बेसिकली हम लोगों ने बात की सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन के बारे में, किसके द्वारा डेवलप किया गया, CLAWS, ये क्या है आप लोगों को बताना है। कौन किसके साथ में मिलकर हम लोग जो मैरीन यानी कि समुद्र के अंदर प्लास्टिक को खत्म करने का काम कर रहे हैं। सेक्शन जो है 144 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये कब यहां पर इंप्लीमेंट किया, कोविड-19 के चलते ये गुड़गांव में लगाने की बात की गई। राम मनोहर लोहिया साहब का केस क्या था, जो कि बोलता है कोई डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर आप लोग उसमें इंटरफेयर करेंगे, और दिक्कतें देखने को मिलेगी अगर वहां पर डिस्टर्ब करेंगे चीजों को। तो ठीक है, ग्राउंड वाटर जो हमारी कंट्री में यूज किया था कितने प्रतिशत है आप लोग ये बताइए, जो इरिगेशन सप्लाई के लिए यूज किया था। 19th एडिशन इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ में वरुणा एक्साइज का देखने को मिला और कहां पर देखने को मिला। इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं तो डिक्लेयर किए गए 6 जो रिलीजियस नेम है जिनके द्वारा आप लोग बात करते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो बेसिकली सिख, बुद्धिस्ट, फारसीज, तो इसमें एक और ऐड किया गया था, वो आप लोग को बताना था। तो बड़ा ही प्यारा डिस्कशन है यार, ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। आंसर देख लेते हैं। आयुष्मान भारत जो सहायता प्रोवाइड कराई जा रही है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से डेटा निकल कर आ रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जन औषधि, ये पखवाड़ा आप लोगों को देखने को मिला, याद रखना, ताकि कर्फ्यू वगैरह वर्ड यूज न किए जाए, दिक्कत न देखने को मिले। ठीक है, डीआरडीओ यहां पर ये बेसिकली ये सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन के बारे में बात की। सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर मींस के बारे में हम लोगों ने बात की, याद रखिएगा। इंडिया और जर्मनी प्लास्टिक को रोकने की कोशिश कर रही है, खासकर मैरीन यानी कि समुद्र वाले एरिया में। सेक्शन 144 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये 1973 का है, ये भी पता होना चाहिए। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का केस था 1967 का, इनके द्वारा ये बोला गया अगर एक इंसान जो है डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करेगा, दूसरे की जो पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब करेगा, तो ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई खराब करेगा, दूसरा कहां से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। ग्राउंड वाटर हमारी कंट्री में यानी कि ट्यूबवेल से 60% सिंचाई की जाती है खेतों में, सोचने वाली बात है। फ्रांस और जो है इंडिया मिलकर एक्सरसाइज करते हैं वरुणा, अब की बार ये अरेबियन सी में देखने को मिली। यहां पर इंडिया के अंदर जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो 6 है, नई ऐड की गई 2014 में, ये है जैन कम्युनिटी। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अगर बात करूं तो यहां पर तो आप लोग कनेक्ट रहिए, यहां पर जैसे ही आता है तो वो सारी चीजें सही हो जाएंगी। बाकी आप लोग वीर तालियान के नाम से जो टेलीग्राम है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहां पर मैं फिलहाल सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं और आंसर राइटिंग भी आप लोग वहां पर लिखते हैं, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बाकी ये सोशल मीडिया हैंडल है, यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। फीडबैक देकर जरूर जाया करो, वीडियो को डिसलाइक कीजिए अगर पसंद नहीं आए, इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं इन सब मीडिया पर। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करने। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।